मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग चर्चा करने वाले हैं हीट के टॉपिक के अंतर्गत। हीट के अंतर्गत हम कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से आज इसका पहला हिस्सा है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हीट और टेम्परेचर के ऊपर, और साथ ही साथ टेम्परेचर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ रिलेशन भी हैं, जिसमें कि हम आपसे चर्चा करेंगे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर स्केल एंड केल्विन स्केल में किस तरह से चेंजेस किए जाते हैं, उसके ऊपर भी आपसे बात होगी। लेकिन आगे के कुछ क्लासेस में हीट के टॉपिक के अंतर्गत हम आपसे एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर यानी पानी का असामान्य प्रसार, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ लैटेंट हीट के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ऊष्मा है क्या। ऊष्मा जो है ये एक ऊर्जा है, एनर्जी है, और ये एक ऐसी एनर्जी है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है। और ट्रांसफर क्यों होती है? तो दैट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। तापांतर के कारण ये एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु में जो ऊष्मा होती है, जो उसमें हीट होती है, वो हीट उसके मास पर निर्भर करती है। और मास निर्भर करती है कि उस वस्तु के भीतर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स के भीतर जो एनर्जी मौजूद है, उन सारे एनर्जी को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो जो फिजिकल जो बॉडी बनती है, या जो फिजिक्स के अंतर्गत जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं, वो हीट कहलाती है। तो आप सरल भाषा में इसे ये समझिए कि हीट एक ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। और इस स्थानांतरण यानी इस ट्रांसफर होने का कारण डिफरेंस इन टेम्परेचर यानी तापांतर होता है। यानी कि ये एक ऊर्जा है, तो इसे हम कार्य के रूप में भी देख सकते हैं। दिस इज लाइक द वर्क, है ना। और ये वर्क, और साथ ही साथ इसमें देखिए, ये अगर ऊष्मा Q है, कार्य W है, और इसको अगर एक फॉर्मूले से देखा जाए तो देखिए क्या बन जाता है, W यानी वर्क बाय हीट इज इक्वल टू J। अब यहां पर फॉर्मूला क्या बन गया? अगर W इज इक्वल टू JQ हो तो J क्या है? कांस्टेंट मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट। कांस्टेंट मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझिए, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया है कि यहां पर J की एक वैल्यू आनी है। और कितनी वैल्यू आएगी? 4.186 जूल पर कैलोरी। 4.186 जूल पर कैलोरी। क्यों? क्योंकि देखिए W ऊपर है, Q नीचे है। Q क्या है? तो ये ऊष्मा है। W क्या है? तो कार्य है। तो कार्य का क्या यूनिट होगा? जूल होगा। हीट का क्या यूनिट होगा? तो कैलोरी होगा। तो इसीलिए ये जो J है, यानी कि J का मतलब क्या हो गया? J मीन्स कांस्टेंट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यानी ऊष्मा का एक समतुल्य स्थिरांक के रूप में इसे दिखाया गया है। और यहां से एक वैल्यू निकल के आती है। क्या वैल्यू है वो वैल्यू ये है कि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य करने पर ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होती है। सरल भाषा में, अगर फिजिक्स की भाषा में न जाएं तो सरल भाषा में, व्यवहारिक भाषा में क्या कहेंगे कि अगर 4.186 जूल अगर काम होता है, वर्क होता है 4.186 जूल। जूल किसका मात्रक है? वर्क का मात्रक है, कार्य का मात्रक है। तो 4.186 जूल अगर कार्य किया जाता है, यांत्रिक कार्य किया जाता है, तो ऊष्मा की मात्रा कितनी क्रिएट होगी? 1 कैलोरी। 1 कैलोरी ऊष्मा क्रिएट होगी। तो इस तरह से ऊष्मा को आप पहले तो डिफाइन कर लेते हैं। तो एक बात दिमाग में क्लियर रखिए कि ऊष्मा एक ऊर्जा है, एनर्जी है, जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर का कारण डिफरेंस इन टेम्परेचर है, तापांतर है। और हीट जो है ये वस्तु यानी ऑब्जेक्ट के मास पर भी निर्भर करता है, और मास निर्भर करता है उस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अब बात करते हैं हीट के ऊपर। हम आगे आपको बताएंगे कि हीट और टेम्परेचर में
अंतर क्या है। तो इसीलिए पूरे वीडियो को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा तो आपको ये हीट के इस टॉपिक में काफी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर यूनिट्स की अब बात करते हैं तो देखिए यूनिट्स ऑफ हीट में जो है कैलोरी जो होती है ये इसकी एक यूनिट होती है। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन इस कैलोरी को भी अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो 1 ग्राम पानी लीजिए, टेक ए ग्राम ऑफ वाटर, और 1 ग्राम पानी को यानी जल के ताप को अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। अब यहां पर देखिए दोनों चीज आ गया, टेम्परेचर भी आ गया और हीट भी आ गया। तो और पानी, यानी हमने पानी लिया एक बर्तन में, मान लीजिए ये सपोज करिए पानी लिया, इसमें हमने क्या किया 1 ग्राम पानी लिया, 1 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, वी हैव टेकन 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम पानी के तापमान को कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। वी वांट टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो 1 ग्राम पानी के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, जितना हीट उसको चाहिए, जितनी हीट ट्रांसफर करके वहां तक पहुंचानी है, वो जो है वो कैलोरी कहलाती है। सो द कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट। कैलोरी किसका मात्रक है, हीट का, ऊष्मा का एक मात्रक है। अब जब हम इसी चीज को एसआई यूनिट में मेजर करेंगे, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में, तो देखिए ये जो जूल होता है ये जूल के रूप में परिभाषित हो जाएगा। दिस विल वर्क एज द जूल, ये जूल कहलाएगा। अगर इसको एसआई में मेजर करेंगे जूल हो जाएगा, और अगर स्मॉल यूनिट में मेजर करेंगे तो ये कैलोरी हो जाएगा। तो कैलोरी और जूल ये दोनों ही हमारे लिए हीट के यूनिट हो जाएंगे। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। ठीक, अब हीट की बात आपको समझ में आ गई होगी। टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर में सीधी सीधी बात यह है कि दिस इज द फिजिकल फैक्टर, ये एक भौतिक कारक है। क्या है ये, भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, which from one object to another object, ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है। यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह किधर होगा, किस वस्तु से किस वस्तु की ओर होगा, कितना होगा, हाउ मच हीट विल बी ट्रांसफर्ड, इन विच डायरेक्शन, किस दिशा में होगा, इसको निर्धारित करने का काम कौन करेगा, टेम्परेचर करेगा। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए, ताप एक भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा, यानी कि हीट एनर्जी के फ्लो के डायरेक्शन निश्चित करता है। अर्थात जिस कारण ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे ताप कहते हैं। सरल भाषा में, एकदम सिंपल, जिस कारण हीट ट्रांसफर होती है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है, उस फैक्टर को, उस फिजिकल फैक्टर को, उस भौतिक कारक को क्या कहेंगे, उसको हीट कहेंगे। यानी हीट इज ए फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसके आधार पर यह तय होता है कि हीट की दिशा क्या होगी, ऊष्मा की दिशा क्या होगी, किस वस्तु से किस दिशा की ओर होगी, और साथ ही साथ यह भी तय होता है कि ऊष्मा कितनी प्रवाहित होगी। तो इस तरह से तापमान का होना भी जरूरी है, और तापमान का डिफरेंस ही अल्टीमेटली हीट के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि वायुमंडल का ताप जो है वो कम है, और मान लीजिए आपने अपने पास जो है, मान लीजिए चाय पीने के लिए आपने रखा है कप, और उसमें चाय है और उसका टेम्परेचर जो है 70 डिग्री सेल्सियस पे है, और बाहर बहुत ठंड है, मान के चले कि 5 डिग्री या 10 डिग्री तापमान है। तो क्या होता है, आपके कप में रखी चाय थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती। क्यों? क्योंकि यहां पर ऊष्मा का प्रवाह होता है। कहां से कहां की तरफ, किस तरफ होता है, यहां पर ऊष्मा का प्रवाह जो गर्म ऑब्जेक्ट है, गर्म ऑब्जेक्ट क्या है, कप में रखी चाय जो आपके पास रखी है, और बाहर का वातावरण क्या है, बहुत ठंडा है। तो 70 डिग्री सेल्सियस पर रखी वस्तु से 5 डिग्री के वातावरण की ओर तापमान जो है वो क्या हो जाता है, कन्वे हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और धीरे धीरे आपकी कप में रखी हुई चाय ठंडी हो जाती है। तो 5-7 मिनट बाद ही आप कहते हैं अरे ये चाय तो ठंडी हो गई। क्यों ठंडी हो गई? क्योंकि ऊष्मा का प्रवाह
इस दिशा में हुआ, उस गर्म वस्तु के से ऊष्मा निकल करके जो ठंडी वस्तु मौजूद थी चारों ओर या ठंडा वातावरण मौजूद था उसमें चला गया। तो इस तरह से आप ऊष्मा के प्रवाह और तापमान को समझ सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि क्या हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं? हाँ, तापमान को मेजर कर सकते हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अगर तापमान को मेजर करना हो तो हम किस तरह के स्केल का इस्तेमाल करेंगे? तो अब यहां बात आती है कि स्केल हमारे पास क्या क्या है, किस किस तरह के स्केल है, क्योंकि तापमान मेजर करना तो जरूरी है। तापमान मेजर नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि किसी ऑब्जेक्ट को कितनी तापमान पर रखना है। तो हर जगह आजकल तापमान के मेजर करने की जरूरत होती है और अलग अलग तरह के थर्मामीटर्स भी बनाए जाते हैं। तो थर्मामीटर एक अलग टॉपिक में देखेंगे। यहां पर देखिए मेजर करने के हमारे पास उपकरण कौन कौन से हैं। नंबर 1 सेल्सियस स्केल होता है। सेल्सियस स्केल की अगर बात करेंगे तो यहां पर देखिए फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। और स्टीम पॉइंट यानी कि उसका जो वाष्पन बिंदु होगा यानी गर्म होने का बिंदु होगा वो क्या होगा? स्टीम पॉइंट जिसको कहते हैं वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस स्केल में हम क्या करेंगे? सेल्सियस स्केल में क्या करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक डिवाइड कर देंगे। 0 से एक स्केल बनाएंगे। सपोज करिए एक ये स्केल हमने बनाया ऐसे, और नीचे जो हिमांक बिंदु है यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है और जो सबसे ऊपर का बिंदु है ये 100 से डिग्री सेल्सियस है, और इसको 100 भाग में बांट दीजिए तो एक हिस्सा 1 डिग्री सेल्सियस का होगा। तो पूरा जो ये पूरा स्केल हो गया, इसमें आपने क्या देखा कि 0 फ्रीजिंग पॉइंट, 100 डिग्री स्टीम पॉइंट, और इस तरह से इसको 100 भागों में बांट दिया। तो जो स्केल के सबसे छोटा वाला जो यूनिट होगी वो 1 डिग्री सेल्सियस का होगा। ये है सेल्सियस स्केल। ये सेल्सियस जो है ये एक विद्वान थे, स्वीडिश विद्वान, स्वीडन के थे, और इन्हीं के नाम पर इस स्केल का नामकरण किया गया। दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में क्या रहता है? इन फ़ारेनहाइट स्केल जो स्टीम मतलब फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और जो स्टीम पॉइंट रहेगा वो रहेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितने भाग बन सकते हैं इसमें? अगर 1-1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बांट दें तो देखिए ये फिर वही ऐसे ही डायग्राम बना सकते हैं आप समझने के लिए। यहां सबसे नीचे क्या आ जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 180 पार्ट्स हो गए, 180। अब इसे ध्यान रखिए क्योंकि ये फॉर्मूले में काम आएगा आपको। ये विद्वान भी जर्मन विद्वान थे और इन्होंने इनके नाम पर ही ये स्केल बनाया गया। तो ये हो गया फ़ारेनहाइट स्केल। फिर है र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल, रोमर स्केल भी कह सकते हैं। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा 0 डिग्री रोमर पे और स्टीम पॉइंट रहेगा 80 डिग्री रोमर पे। इसमें इस स्केल में भी आप क्या बांट दीजिए? 0 डिग्री, 80 डिग्री, इसे 80 भागों में बांट दीजिए। फ़ारेनहाइट स्केल का थोड़ा सा अंतर है, 180 पार्ट्स रहेंगे इसमें, और र्यूमर स्केल में टोटल 80 भाग रहेंगे। ठीक है, 0 से 80 तक। अब चौथा आपके पास आता है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में देखिए फ्रीजिंग पॉइंट हमने लिखा है 273 डिग्री केल्विन, है ना, 273 डिग्री केल्विन, और स्टीम पॉइंट लिखा है हमने 373 डिग्री केल्विन। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब केल्विन पैमाना इस्तेमाल किया जाएगा ना तो डिग्री शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, ये सीधा सीधा केल्विन इस्तेमाल होगा। 273 केल्विन और 373 केल्विन, ये जानबूझ के मैंने यहां पर बोला था। अब आपको अलग से भी बता देंगे कि ओनली केल्विन इज रिटन 0 केल्विन। अगर 0 केल्विन लिखना है तो आपको 0 डिग्री केल्विन नहीं लिखना है, सिर्फ 0 केल्विन लिखना है। और अगर 273 केल्विन लिखना है तो 273 डिग्री केल्विन नहीं लिखना, 273 केल्विन लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? इसमें देखिए फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, हिमांक बिंदु रहेगा 273 केल्विन पे, और स्टीम भाप बिंदु रहेगा जहां पर कि जो पानी है, मान लीजिए पानी को गर्म करते हैं तो वो वाष्पित होगा यानी बॉयल होने लगेगा, वो रहेगा 373 केल्विन। तो इसमें भी वही 100 हिस्से बढ़ जाएंगे, 273 केल्विन एंड 373 केल्विन। तो देयर आर 100 पार्ट्स और ईच पार्ट विल बी ऑफ 1 केल्विन।
हर एक भाग 1 केल्विन का होगा। अब इसमें बन जाता है एक फॉर्मूला। अब जो सेल्सियस स्केल है और उसका जो लोएस्ट यानी कि हिमांक बिंदु है, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, उसको माइनस कर दीजिए। तो C माइनस 0/100 कितने हिस्से हैं इसमें, उस स्केल में, सेल्सियस स्केल में कितने हिस्से थे, 100। तो C माइनस 0/100 ये कितने के बराबर होगा, तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो कितने पे था, 32 पे, और ये कितने हिस्सों में बटा हुआ था, दिस वॉज डिवाइडेड इन, कितने हिस्सों में बटा हुआ था, 180। दिस वॉज डिवाइडेड इन 180, तो यहां लिखेंगे 180। ओके, ये पर हमने करेक्शन किया, इसीलिए 180 हिस्सों में बटा हुआ था। ये क्लियर हो गया, 180। फिर यहां पर देखिए, यहां पर र्यूमर स्केल है, तो र्यूमर स्केल जो है उसमें से फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर दीजिए, R माइनस 0, और डिवाइड कितने में हुआ था, 80 हिस्से में, तो लिख दिया हमने 80। और चौथा है केल्विन। केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 273 पे, तो 273 को माइनस कीजिए और कितने हिस्सों में बटा था, 100। ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये नीचे सभी में से 20 कॉमन निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, C माइनस 0 C/5, F माइनस 32, 180 को आप 20 से डिवाइड करेंगे, 9 हो जाएगा, F माइनस 32/9, और ये हो जाएगा आपका R/4, और ये हो जाएगा K माइनस 273/5। इसका बहुत उपयोग होता है, कई बार पूछा जाता है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो कितना फ़ारेनहाइट होगा, या अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हो तो कितना डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो थोड़े बहुत आपकी जानकारी में होनी चाहिए। जैसे देखिए, मैंने यहां पर एक एग्जांपल के लिखा है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या ऐसा होता है, करके दिखाते हैं आपको। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब सेल्सियस की जगह पे हमने लिख दिया 0 और यहां लिख दिया 5 इज इक्वल टू कितना है, F माइनस 32/9। ठीक, अब 0/5 तो क्या हो गया, 0 है ना, 0/5 बराबर 0 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो भी 0 आएगा, तो 0 इज इक्वल टू F माइनस 32 हो गया। तो F की वैल्यू कितनी आएगी, 32 को इधर ले आइए तो हो गया 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलोगे तो वो हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक चीज याद रखने की जरूरत है, अगर आप सेल्सियस की जगह पर -40 डिग्री डालेंगे ना, -40 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर भी -40 डिग्री ही आएगा। -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप चाहे तो इसे चेक करके देख सकते हैं। देखिए, C/5, C की वैल्यू कितनी है, -40, -40/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये हमने क्या किया, 5, ये -8 हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर सकते हैं आप, ये कर दीजिए, तो देखिए -72 इज इक्वल टू F माइनस 32। ठीक है, अब ये 32 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -40 इज इक्वल टू F, यानी क्या हो गया, जितना सेल्सियस स्केल पर वैल्यू था यानी -40 डिग्री सेल्सियस, उतना ही फ़ारेनहाइट स्केल पर भी वैल्यू हो गया। तो इस तरह से किसी भी स्केल को आप बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, इसी तरह से सेल्सियस से रूमर और यह केल्विन में भी बदला जा सकता है। ठीक, और थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अपने लेवल पे। इसी तरह से मैंने कुछ और भी एग्जाम्पल यहाँ दिखाए हैं कि अगर बॉडी टेम्परेचर, जैसे आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है बॉडी टेम्परेचर, आप कहीं भी जाते होंगे तो वो कोरोना टेस्ट के लिए करते होंगे, वो है ना, बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये कन्वर्सन जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने बताया। अब यहाँ पर इन सब चीजों से निकल करके एक महत्वपूर्ण टर्म आता है सामने। क्या टर्म है, एब्सोल्यूट जीरो यानी निरपेक्ष शून्य। ये क्या होता है, देखिए, कभी भी टेम्परेचर की अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती, देयर इज नो बाउंड्री ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन
निम्नतम ताप की सीमा होती है, बट देयर इज ए बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट टेम्परेचर, मतलब किसी भी चीज की कितनी नीचे तक आप तापमान को ले जा सकते हैं इसकी सीमा होती है। तो उसी को डिफाइन किया गया है यहां पे कि किसी भी वस्तु का ताप टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये वैज्ञानिकों ने खोजबीन की होगी, -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकती, और इसे ही परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। यहां ध्यान रखना है, खासकर एब्सोल्यूट जीरो को सीधा सीधा डिफाइन करने का क्वेश्चन आ सकता है, या मेंस में पूछा जा सकता है कि एब्सोल्यूट जीरो पे 2 लाइन्स या 1 लाइन लिखिए, तो वहां आपको काम आएगा कि थ्योरेटिकली अधिकतम ताप की तो कोई सीमा नहीं होती, लेकिन न्यूनतम ताप की सीमा होती है। तो कितनी होती है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है, इसे परम शून्य कहते हैं। तो 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसे आप कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं, यानी कि अगर सेल्सियस को आपको केल्विन में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यहां तो एग्जैक्ट वैल्यू लिखा हुआ है पॉइंट में कि 0 केल्विन का मतलब क्या है, तो 0 केल्विन का मतलब है -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप केल्विन को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में भी बदल सकते हैं। अब इन सब बातों से आगे बढ़ते हुए हम इसके अंतिम हिस्से पर चलते हैं कि आखिर हमने हीट के बारे में भी बताया और टेम्परेचर के भी बारे में बताया। तो एक मन में ये बात आती कि यार हीट और टेम्परेचर में अंतर क्या है, ये पता तो चल जाए। वैसे हमने कोशिश की है, शुरुआत में आपको बताने का प्रयास किया है, उसे एक बार समराइज करके देख लेते हैं। देखिए, हीट जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसे ध्यान रखें, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसे मेजर कर सकते हैं आप जूल में, क्योंकि ये एनर्जी है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट कैन बी मेजर्ड इन जूल्स। इसे आप जूल में मेजर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द ऑल द मोलिकुलर मोशन इनसाइड द ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट आप ले लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो बहुत सारे मोलेकुल्स हैं उनका जो मोशन है, वो टोटल मोशन को आप अगर निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द मोलिकुलर मोशन, यानी जितनी भी गति हो रही है मोलिकुल्स की, उससे जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, उस गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वो सब ऊर्जा को अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वो हो जाता है हीट। और इट नॉट डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय द इंस्ट्रूमेंट, इसे आप सीधे सीधे इंस्ट्रूमेंट से जो है ज्ञात नहीं कर सकते। एंड इट इज डिराइव्ड यूनिट, ये किसी चीज से निकलती है, मतलब ये व्युत्पन्न होती है, बनाई जाती है, अपने स्वयं नहीं होती। दिस इज डिराइव्ड यूनिट, ये डिराइव्ड है। लेकिन टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इट इज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोई चीज कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये इसके लिए आपको टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर जानना पड़ता है। इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, कि कोई चीज कितना गर्म है या कितना ठंडा है, और इसे आप मेजर कर सकते हैं किस में? केल्विन में। यू कैन मेजर इट इन केल्विन, डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय थर्मामीटर। आप किसी व्यक्ति का, वस्तु का जो तापमान मापते हैं, वो बेसिकली तापमान मापते हैं, ऊष्मा नहीं मापते, वहां पर आप क्या मापते हैं? तापमान मापते हैं। डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय ए थर्मामीटर एंड इट इज ए फंडामेंटल यूनिट, ये एक फंडामेंटल, एक मौलिक जो है, एक मौलिक भौतिक गुण है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक फंडामेंटल यूनिट है, और डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं आप थर्मामीटर से, इसे मेजर कर सकते हैं आप, एंड इट इज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। और कुल मिलाकर के देखिए, टेम्परेचर को फिजिक्स की लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं कि मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी। क्या चीज है ये?
थर्मल एनर्जी का माप है, मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी, या फिर एवरेज हीट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एवरेज हीट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर उन मॉलिक्यूल्स का जो हीट है, अगर उन सारे हीट को कैलकुलेट किया जाए और उसको एवरेज निकाला जाए, तो वो जो एवरेज हीट होगा वही क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। तो इस तरह से हीट और टेम्परेचर का जो उपयोग है और जो उसके बीच अंतर है, ये भी आपने यहां पर देख लिया। अब यहां पर एक समरी देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहली चीज आपको हमने बताया कि हीट क्या है। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हीट जो है कि एनर्जी है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है, और उसके पीछे कारण क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। दूसरी चीज जो यहां पर सीखने वाली बात यह है कि जो हमारा ये जो हीट होता है उसको फॉर्मूले के रूप में आप ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, J = 4.186 जूल पर कैलोरी, और मतलब ये है कि 4.186 जूल कार्य करने पर ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होती है। यानी 4.186 जूल जब काम होगा तो उसमें ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी की होगी। फिर इसके दो यूनिट आपको बताए, एसआई यूनिट जूल है और इसकी जो स्मॉल यूनिट है उसे आप कैलोरी में भी देख सकते हैं। इसके बाद टेम्परेचर की बात करेंगे तो जो है टेम्परेचर जो है इसको आप मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग थर्मामीटर, अलग अलग स्केल्स बताए गए आपको, जो फ्रीजिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच के आधार पर बनाए गए थे। ठीक, तो सेल्सियस स्केल था, फ़ारेनहाइट स्केल था, रोमर स्केल था, और उसके अलावा केल्विन स्केल था। इसके जो रिलेशन थे आपस में, ये फॉर्मूले में याद रखने की जरूरत पड़ेगी। CY5 = F-32/9, RY = R/4 एंड K - 273/5। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होता है, तो उसे ध्यान रखिएगा, दैट इज -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस = -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एब्सोल्यूट जीरो को आप आराम से याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर की तो कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर की लिमिट होती है जो -273.15 डिग्री सेल्सियस होती है। और इसे अगर केल्विन में दिखाना हो तो कुछ इस तरह से 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस में दिखा सकते हैं। केल्विन को आप जो है डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें आप 0 के या जो भी केल्विन होगा उसे दिखा सकते हैं। हीट और टेम्परेचर के बीच आपको अंतर भी बता दिया गया, जिसमें कि ये पता चला कि हीट जो है इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो टेम्परेचर है इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इसी तरह के और महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक लाने का प्रयास करेंगे। अगली क्लास में हम आपसे बात करेंगे स्पेसिफिक हीट और थर्मामीटर्स, और साथ ही साथ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के ऊपर। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर भी करिएगा। आपके इस मोटिवेशन के लिए धन्यवाद।